नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक आपकी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है। तो चलिएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज साथियों हम छायावादोत्तर युग को पढ़ेंगे, और छायावादोत्तर युग से जितने भी बिंदु बनेंगे उन सब पर हम साथियों आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं हमारा आज का पहला बिंदु क्या है। तो छायावादोत्तर युग, जैसा आप देख रहे हैं, ये इसमें प्रगतिवाद को देखेंगे, और प्रगतिवाद में 1936 से 1942 को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला बिंदु इसमें से है, लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अगला बिंदु है, सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। तो सोवियत लेखक संघ विश्व का पहला लेखक संगठन था, याद रखना है। और इस किसके नेतृत्व में? गोरकी के नेतृत्व में 1934 ईस्वी में। तो 4-5 बिंदु यहां से आपको मिल जाते हैं। देखते हैं अगला, सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फॉस्टर्ट ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। कब की है? 1935 में। और सोवियत लेखक संघ की स्थापना 1934 में हुई है। देखते हैं अगला हमारा बिंदु क्या है। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। अब देखिए, भारत की बात आएगी तो इन लोगों ने 1935 में की है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। आपको एक प्रश्न बहुत ही शानदार यहाँ बन गया कि किसके अनुसार सुमित्रानंदन पंत का युगवाणी खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। यह डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कौन सा खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य? तो युगवाणी किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंदन पंत। तो कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए, गणपति चंद्र की जो दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। ठीक है, याद रखना है। ये गणपति चंद्र के अनुसार है। बच्चन सिंह के अनुसार युगवाणी और पंत जी हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख कवि और कालक्रमानुसार। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी को जानते हैं। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में और मृत्यु 2000 में हुई है। कमासिन बांदा इनका जन्म स्थान है। हनुमान प्रसाद इनके पिता और घिसट्टो इनकी माता का नाम है, और पत्नी इनकी पार्वती, और प्रथम संग्रह इनका युग की गंगा है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्व सवैया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। अब हम बात करेंगे, देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची इस प्रकार है। देखिए, इनकी सबसे पहली रचना युग की गंगा मानी जाती है, जो 1947 की है। अगला नींद के बादल 1947 की है। अगला लोक और आलोक 1957 की है। अगली इनकी रचना फूल नहीं रंग बोलते 1965 की है। इसके बाद आग का आईना 1970 की है। गुल मेहंदी 1978 की है। पंख और पतवार 1979 की है। मुंबई का रक्त स्नान 1981 की है। हे मेरी तुम 1981 की है। मार प्यार की थापे 1981। कहें केदार खरी खरी 83 की है। अपूर्वा 84 की है। जमुन जल तुम
1984 की है। बोले बोल अबोल 85 की है। जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 की। आत्मगंध भी इनकी 1988 की है। और अनहारी हरियाली 1990। खुली आंखें खुले डैने 1993 की है। और पुष्पदीप रचना जो है इनकी 1994 की है। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 की रचना है। इनकी मृत्यु 2000 में हो गई है। और 1996 में जो इनकी रचना रचना आखिरी है वो कौन सी है? बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अब देखिए नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय हम देखेंगे। अभी तक हमने केदारनाथ अग्रवाल का पढ़ा। देखिएगा नागार्जुन का जो जन्म है 1911 में है और 1998 में इनकी मृत्यु है। तो जन्म दोनों का केदारनाथ अग्रवाल का 1911 का ही है। लेकिन साथियों यहाँ पर 1998 में 2 वर्ष पूर्व ही नागार्जुन का मृत्यु है। 2000 में केदारनाथ जी के तरौनी जन्म स्थान है दरभंगा। बैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। माता इनकी उमा देवी और पिता इनके गोकुल मिश्र हैं। उपनाम यात्री भी कहे जाते हैं और नागार्जुन भी इनका उपनाम है ना। तो चलिएगा नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि यात्री किसका उपनाम है? तो नागार्जुन का उपनाम है, याद रखिएगा। तो ये यात्री नाम से प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि यात्री नाम से किस भाषा में ये रचनाएं की हैं? तो संस्कृत और मैथिली में, याद रखना है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका जो थी विश्वबंधु में छपी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वबंधु कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। किस मतलब कहें तो शहर से निकली? तो लाहौर से। कब? 1935 में। अब देखते हैं, देखिएगा नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे तो युगधारा 1953 की है। और सतरंगे पंखों वाली 1959 की है। प्यासी पथराई आंखें 1962 की है। भस्मांकुर 1971 की रचना है। तालाब की मछलियां 1975 की रचना है। और कहें तो खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की है। तुमने कहा था 1980 की है। और हजार हजार बाहों वाली 1981 की है। और पुरानी जूतियों का कोरस 1983 की रचना है। इस तरीके से देखते हैं ये इनकी कुल यहाँ 9 रचनाएं दी हैं। इनका कालक्रम के अनुसार उनका आपको देख रहे हैं समय भी दिया है। अगला है नागार्जुन कृत भस्मांकुर, एक खंड काव्य है जो बरवै छंद में है। आपसे पूछा जाता है कि भस्मांकुर कैसी विधा है? तो एक काव्य विधा है। और काव्य विधा में भी ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य क्या है? तो ये खंड काव्य है। और इसमें कौन सा छंद है? तो बरवै छंद है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप याद रखिएगा, ये जो है पत्रहीन नग्न गाछ, ये काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इसमें इनको मैथिली भाषा में लिखा है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पे मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह है तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो कहने का मतलब आप इसको समझ गए। अगला है डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। अब देखिए नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है बच्चन सिंह ने? तो याद रखिएगा नागार्जुन की को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। देखिएगा, बादल को घिरते देखा है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, नागार्जुन को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष, ठीक है। अगला है शिवमंगल सिंह सुमन पर चर्चा करेंगे। इनके संक्षिप्त जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिएगा इनका जन्म 1915 में है, मृत्यु 2002 में है। झगरपुर उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। शिवमंगल सिंह इनका मूल नाम है, सुमन इनका उपनाम है। प्रथम संग्रह इनका हिल्लोल है जो 1939 में लिखा गया। अगला हम बात करते हैं साथियों शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाओं पर, चलेगा देखते हैं। शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिल्लोल है,
जीवन के गान है, युग का मूल 1945 की है, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया और बिंद हिमालय 1960 की है, मिट्टी की बारात 1972 की है, पूछी जाने वाली रचना है, और वाणी की व्यथा 1980 की है, पर आंखें नहीं भरी और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्री मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है: गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल और चल रही कुदाली। अब है बात करेंगे हम वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, इनका जन्म 1917 में, 2007 में इनकी मृत्यु है। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर जिले में इनका जन्म हुआ। वासुदेव सिंह इनका मूल नाम है, त्रिलोचन इनका उपनाम है। प्रथम इनका जो प्रथम संग्रह है धरती 1945 का माना जाता है। अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी देखिएगा, त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। तो अवध का किसान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किसको कहा? वासुदेव सिंह त्रिलोचन को कहा। ठीक है, यह अवध का किसान किसे कहा जाता, किसान कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन को या त्रिलोचन को। अब देखिए, प्रमुख रचनाएं हैं त्रिलोचन जी की, वो हम अभी पढ़ेंगे। देखेगा, त्रिलोचन की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची निम्न है: धरती 1945 की है, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, बहुत ही फेमस रचना है, याद रखिएगा। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन की रचना है। अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता 1985, फूल नाम 1 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं, याद रखना है आपको। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री बहुत प्रसिद्ध हैं। सोनेट इन्होंने खूब लिखे हैं। देखिएगा, अब हम देखते हैं रांगे राघव द्वारा 1923 से 1963 ईस्वी का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने 3 आख्यानक काव्य लिखे हैं जो निम्न है: अजय खंडहर 1944 का है, मेधावी 1947 का है और पांचाली 1955 का है। हम बात अभी रांगे राघव पर करने लगे हैं। अब देखिए, रांगे राघव के अजय खंडेर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार और स्तालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य जो हैं, पिघलते पत्थर 1946 का है और राह के दीपक, ये एक और इनकी रचना है। अब देखिए, हम प्रगतिवाद ये कवि हैं उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति देखते हैं। सबसे पहले, धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। कितना सुंदर देखिए चित्रण है। और एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ये भी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है। और मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। देखिएगा, आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। और कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये भी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। सुंदर पंक्ति है साथियों। माझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। और बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर बाप बेटा बेचता है। बहुत ही मार्मिक रचना है। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कंटीली डाल के गावत हैं गुणवंत। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए लिखा है इन्होंने यहाँ पर। और काटो काटो काटो, करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। ये केदारनाथ अग्रवाल की है। अब देखिए, हम नागार्जुन की पंक्तियों को देखेंगे। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम। बहुत सुंदर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। बहुत बहुत ज्यादा फेमस इनकी ये पंक्ति है। और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और कालिदास, सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोयाया तुम रोए थे। कालिदास, सच सच बतलाना। और घून खाए सहतीरों पर बारह खड़ी विधाता, बाँचे फटी बीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे किसकी है। तो ये साथियों पंक्ति
नागार्जुन जी की है। अगला, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की पंक्ति है ये भी। और 5 पूत भारत माता की दुश्मन था खूंखार, और गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। बहुत सुंदर पंक्ति है नागार्जुन जी की। और अब देखते हैं त्रिलोचन जी की रचना क्या है। त्रिलोचन की है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। कितनी बढ़िया बात है, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। हाँ तो चलिएगा, अगली पंक्ति है, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के स्तर से दूर भगा दी, और यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। बहुत सुंदर पंक्तियां किसकी हैं, तो ये ना त्रिलोचन जी की है, त्रिलोचन जी की हैं। अब देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ते हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवाद, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए, रेणुका 1935 की रचना, सबसे पहली रचना। हुंकार 1939 की है। रसवंती 1940 की है। द्वंद्व गीत 1940 की है। कुरुक्षेत्र 1946 की प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947 की है। रश्मिरथी 1952 की सबसे फेमस रचना, इनकी खंड काव्य है। नील कुसुम 1954 की रचना है। दिल्ली 1954 की रचना है। उर्वशी 1961 की गीत नाट्य है। इनको इस पर पुरस्कार भी मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है। आत्मा की आंखें 1964 की है। हारे के हरिनाम 1900 कितने की है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धूप और धुआं 1951 की है। नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू 1951 की रचना है। अगला हम देखते हैं, दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देके आ गया। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, और माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसकी हैं पंक्तियां, तो दिनकर जी की पंक्तियां हैं। और देखिए पंक्तियां दिनकर जी की, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं, और रे रोक युधिष्ठिर को नहा यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो प्रयोगवाद और नई कविता, अब हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रयोगवाद और उसकी नई कविता। चलिए छायावादोत्तर युग में प्रयोगवाद को पढ़ेंगे, नई कविता को पढ़ेंगे। देखेगा, सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सप्तक ही नाम इसीलिए पड़ा है। और प्रयोगवाद का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। ठीक है, बैठे ठाले का धंधा कहा। अब देखते हैं, अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न हैं। और 4 सप्तक कब के हैं वो समझ लीजिएगा। देखिए, तार सप्तक आपका 1943 का है। फिर देखिए, प्रथम तार सप्तक कोई रचना नहीं है, तार सप्तक रचना है 1943 की। फिर दूसरा सप्तक है 1951 का, तीसरा सप्तक है 1959 का, और चौथा सप्तक है 1979 का। ऐसे याद रखना है, 43, 51, 59 और 79। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। क्या कहा है, राहों के अन्वेषी कह दिया है। ठीक है, अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि देखिए क्या लिखा है इन्होंने, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट का या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ये कौन कह रहे हैं, ये भैया अज्ञे जी।
अगला देखिए, तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कार्यक्रम अनुसार विवरण है। देखिए, अज्ञे को रखा गया है इसमें 1911 से 87 देवरिया जन्म स्थान इनका। रामविलास शर्मा जन्म मृत्यु 1912-2000 उन्नाव। और गजानन माता भुक्तिबोध को भी रखा गया है, ग्वालियर के हैं 1917-1964 जन्म मृत्यु है। प्रभाकर माचवे बलवंत और 1917 से 1991 ग्वालियर के हैं। नेमीचंद जैन 1918 और जन्म हुआ है आगरा के हैं। गिरिजा कुमार माथुर 1918-1994 मध्य प्रदेश के हैं। और भारत भूषण अग्रवाल 1919-1975 मथुरा के हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। देखिए, इसमें आपके शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, 1911 1993 देहरादून के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, 1913 में जन्मे हैं, 1985 में मृत्यु होशंगाबाद के हैं। शकुंत 1922 के हैं, दिल्ली में इनका जन्म हुआ। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 में जन्मे हैं, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 में जन्मे हैं, गुजरात में। धर्मी भारती 1926 में जन्मे हैं, इलाहाबाद में। 1997 में इनकी मृत्यु है। रघुवीर साहब 1929 जन्मे हैं, लखनऊ में। और कह सकते हैं 1990 में इनकी मृत्यु। तीसरा सप्तक में कौन कौन से कवि हैं देख लीजिएगा। तीसरे में आपके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली। मदन बादशाह 1922 और विजय देव नारायण साय 1924 1982 काशी। कुंवर नारायण 1927 जन्मे फैजाबाद में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 जन्मे बस्ती में, 1983 मृत्यु। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ है। कीर्ति चौधरी का जन्म 1935 में हुआ है। अगला हम देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक में 1979 में संकलित निम्न कवि हैं, 7 कवि इसमें भी हैं। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये आपके कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन या कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखिए, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है प्रयोगवाद में। यथार्थवाद का आग्रह है और निराशावाद है। बौद्धिकता का प्राधान्य है। उपमानों की नवीनता है। साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का प्रयोग है। प्रयोग फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद आपका जो प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। देखिए, प्रयोगवाद के लिए नगेन जी कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। केशरी कुमार का कहना है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर साय जी कहते हैं प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की गई है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब बात है प्रपद्यवाद। 1956। देखिए, प्रपद्यवाद के लिए पढ़ते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को नकेतवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश मेहता के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को ही साधन मानता है। अगला है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ कहा था उसमें संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं को दिखाई पड़ा था। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। अब बात करेंगे नई कविता 1954। नई कविता 1954। देखिए, नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 में अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 से माना है।
इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये कौन कहते हैं? मुक्तिबोध जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्तित्व या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पात से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ठीक है, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। और विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता, अब देखिएगा, नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टस बाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक माना जाता है। नई कविता की बात हो रही है। अब देखिए, प्रमुख कवि सदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। नई कविता की बात है तो सबसे पहले 1911 में जन्मे हैं, 1987 में इनकी मृत्यु है। हीरानंद बयंती देवी, ठीक है, तो इनके पिताजी थे, तो इनका इसीलिए इनका नाम में हीरानंद है। भग्नदूत काव्य संग्रह, ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतिम काव्य संग्रह और प्रथम काव्य संग्रह। अब देखिए, अज्ञे के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं, पढ़ते हैं इनको भी। देखिए, भग्नदूत 1933 का है, पहला ही है। चिंता 1942 का है। इत्तेलम 1946 का है। हरी घास पर क्षणभर 1949 का है। बाबरा अहेरी 1954 का है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ही ये 1957 का है। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 का है। आंगन के पार द्वार 1961 का है। पूर्वा 1965 का है। सुनहले सहवाल 1966 का है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 का है, बहुत फेमस रचना है। क्यों क्यों मैं उसे जानता हूँ 1969 का है। सागर मुद्रा 1970 का है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 का है। महावृक्ष के नीचे 1973 का है। नदी की बांक छाया 1981 का है। और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 का है। 87 में इनकी मृत्यु हुई है और आखिरी अंत तक इन्होंने 1986 तक लिखा है। ठीक है साथियों, भग्नदूत इन्होंने 22 साल की उम्र में ही लिखा है। अगला है अज्ञे अस्तित्व, बाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच शब्द और सत्य यह दीप अकेला, ये सभी अज्ञे जी की चर्चित कविता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम विसर्जन है। अहम विसर्जन। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को दो काव्य कृतियों प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 का है और भूरी भूरी खाकदुल 1980 का है। ठीक है, मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। अंधेरे में, भ्रम राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि अंधेरे में अपराध भावना का अनुसंधान इसको कहें। नामवर सिंह इसको अस्मिता की खोज कहते हैं। इंद्रनाथ मदान इसको
आत्म संशोधन का अनुसंधान कहते हैं। निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव कहते हैं। और प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं इसको। और रामविलास शर्मा आरक्षित जीवन की कविता है ये। और रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथनानुसार अंधेरे अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है, ये आपका अंधेरे में आप देख सकते हैं। अब देखिए अंधेरे की रचना के बाद मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। किसमें की है? फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध में फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया गया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि इस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं और काव्य संग्रह इस तरीके से हैं, तो आप सुन लीजिए। देखिए कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूं नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा 1995, सुकून की तलाश 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्नवत हैं, देखिएगा। आज्ञे जी क्या मानते हैं? शमशेर कवियों के कवि हैं, है ना। आज्ञे जी कहते हैं मलयज शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की आत्मा ने अपनी व्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है, उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता का कारण। मुक्तिबोध शमशेर की मूल मनोवृत्ति इम्प्रेसनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध कहते हैं प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कौन है? शमशेर। विष्णु खरे शमशेर को शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों की उनका कला साधती है। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है टेक्निक में एंजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं। शमशेर बहादुर सिंह चर्चित कविताएं निम्न है। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने ये में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, ये भी शमशेर की रचना है। और घिर गया है समय का रथ, ये भी शमशेर की। समय साम्यवादी, ये भी आपकी शमशेर की रचना है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं, देखिए। गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968 का है। अंधेरी कविता 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973 और व्यक्तिगत 1973, उन अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976 और आपका इदम इदम नमम 1977, त्रिकाल आपकी संध्या त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें फूल 1980 का है 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985 और कालजयी 1980 खंड काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि, किसको सहजता का कवि? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, ये बहुत ही फेमस है। और बाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोशी, ये भी है। और नरेश मेहता नए
कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह बन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, ये सभी रचनाएं हैं। इनके प्रबंध काव्य देखिए संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति की सीनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं देखिएगा कौन कौन सी हैं। उषस 1 2 3 4 इसमें दिए हैं, भाग होंगे। किरण, धेनुए, चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा 1952 की है, अंधा युग 1955, कनप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 और देशांतर। कनप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेम मथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेम मथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन बादशाह इनका मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नलिखित कृतियां हैं, देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सब देखिए, ये बहुत ही फेमस रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। हाँ, काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़े बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब बहुत देते हैं। केदारनाथ सिंह को महत्वपूर्ण काव्य कृतियों निम्नलिखित हैं। केदारनाथ सिंह की बात हो रही है तो अभी बिल्कुल अभी है, ये रचना है। जमीन पक रही है यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ लंबी कविताएं, तालसत्ताय और शायकली सभी रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न है। बनारस अनागत फर्क नहीं पड़ता। प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, देखिएगा। रामविलास शर्मा रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविता 1997, प्रभाकर माचवे की मेपल स्वप्नभंग अनुक्षण, नेमीचंद जैन की अचानक हम फिर एकांत, गिरजा कुमार माथुर की मंजीर 1941 की, नशा और निर्माण 1946 की है। धूप के धान, सिला, पंख चमकीले, छाया, मत छूना, भीतरी नदी यात्रा 1975 और अभी कुछ और है ना, ये भी गिरजा कुमार माथुर की है। साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। भारत भूषण अग्रवाल की रचना छवि के बंधन है। इनकी रचना जागते रहो है, मुक्ति मार्ग है, ओ अप्रस्तुत मन है, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग, ये भारत भूषण अग्रवाल की हैं। शकुंत माथुर, चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। हरिनारायण व्यास मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय और बरगद के चिकने पत्ते, ये सभी हरिनारायण व्यास की हैं। रघुवीर साय की रचना देखिएगा। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसी और हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था। विजय देव नारायण साई, कुंवर नारायण, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम 1961, ये सभी रचनाएं हैं। इसके अलावा अपने सामने 1979 का है, कोई दूसरा नहीं, प्रबंध काव्य इनका है। और इन दिनों प्रबंध काव्य आत्म जय 1965 और बाजश्रवा के बहाने 2008। तो साथियों अब देखिए जो बात होगी हमारी, इसमें 60 काव्य है, इस पे हम अब चर्चा आपकी अगले वीडियो में करेंगे। 60 काव्य या 60 कविता आंदोलन, ठीक है, इस पे चर्चा हमारी अगली वीडियो में होगी। तो साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।